Welcome friends. I hope you are in best of your health and spirit. Let's start our capsule number 3 जजेस इन द राज्यसभा। तो सर ये प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर मेंस में सवाल बन सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाना क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई खतरा तो नहीं है? क्या जजेस की इंटीग्रिटी के ऊपर कोई सवाल तो नहीं उठा सकता है? तो सर ऐसे सवालों को आज टैकल करेंगे सर। तो ये कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इससे पहले वाली कैप्सूल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए और ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं कैप्सूल नंबर 3 जजेस इन द राज्यसभा। तो सर रिसेंटली प्रेसिडेंट हैज़ नॉमिनेटेड द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई टू द राज्यसभा। तो ये रंजन गोगोई साहब हैं, इनको राज्यसभा में क्या किया, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया। तो सर पहला सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर किसने दी? तो पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, भारत के संविधान ने ये पावर दी, जिसमें लिखा है आर्टिकल 80 क्लॉज 1 क्लॉज ए में लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 पर्सन्स, 12 आदमियों को नॉमिनेट कर सकता है जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस की फील्ड में। तो ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है सर। ठीक है, तो सर जब इन्होंने इस पावर का यूज़ किया और रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा में नॉमिनेट किया, तो कुछ लोगों ने बहुत रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया की, और कुछ लोगों ने इसका काउंटर रिएक्शन दिया। उनको भी समझेंगे। पर पहला सवाल ये है सर कि क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है? तो सर ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इससे पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी थे, जब वो CJI के पद से रिटायर हुए तो 6 साल बाद उन्होंने राज्यसभा को ज्वाइन किया। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जस्टिस बहराउल इस्लाम, ये पहले राज्यसभा के मेंबर थे, फिर ये हाई कोर्ट के जज बने, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने, फिर ये राज्यसभा के मेंबर बन गए। तो ये दूसरे एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, जस्टिस कंवरदूर सदानंद हैज, ये मद्रास हाई कोर्ट ज्वाइन करने से पहले इन्होंने राज्यसभा को ज्वाइन किया था, फिर बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया 1967 में। तो कहने का मतलब सर ये है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, ये कई बार और हो चुका है। तो लोगों ने इतना रिएक्शन क्यों दिया? कुछ लोगों ने इसके फेवर में बोला, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में बोला। तो पहले उनके पॉइंट्स को जानते हैं कि वो फेवर और अगेंस्ट में उन्होंने क्या रैशनल्स दिए। तो जिन्होंने फेवर में रैशनल दिए, उनका पहला आर्गूमेंट था कि नो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बार, ना ही संविधान और ना ही किसी लॉ ने इस चीज़ को मना किया है। उन्होंने कहा क्योंकि सर आर्टिकल 124 क्लॉज 7 ये कहता है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्लीड और एक्ट बिफोर एनी कोर्ट और एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत की सीमा के भीतर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी भी अथॉरिटी के आगे या किसी भी कोर्ट के आगे प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सर ये जो प्रोविज़न है ना, ये पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट विद इन जुडिशरी, इस पर सीमित है। यानी जुडिशरी में पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स जो होंगे वहाँ तक है। कहने का मतलब कि लोग प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब बनाए जा सकते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही। एग्जाम्पल है जस्टिस हिदायतुल्लाह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए और अभी रंजन गोगोई साहब को बनाया गया। तो इनका ये आर्गूमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल दोनों ने इस चीज़ को मना नहीं किया है। सेकेंड चीज़, कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब कि जिस दिन आपने नौकरी से रिटायर हुए और आपने कोई दूसरी पोस्ट ज्वाइन की, उसके बीच का पीरियड को बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं रखा है। तो इनका ये आर्गूमेंट है कि ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने, ना ही लीगल, ना ही लॉ ने ये मना किया है, तो ये सही है। दूसरा इनका आर्गूमेंट है कि नॉट अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ये अमेरिका नहीं है सर, यहाँ पे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव स्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है। तो अगर, कहने का मतलब ये है उनका कि अगर जुडिशरी और लेजिस्लेचर साथ में मिलकर काम करें तो नेशन को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, उन्नति ला सकते हैं। तो उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव होगा काम। ठीक है सर, उनका दूसरा रैशनल ये है। उनका तीसरा रैशनल ये है कि ये पहली मर्तबा नहीं है। देयर आर अदर इंस्टांसेस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो मैंने सर बताया ही, जस्टिस हिदायतुल्लाह जिनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, जस्टिस बहराउल इस्लाम, तो मैंने एग्जांपल आपको दिए। चौथा इनका है कि हैज़ नॉट ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो सर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड के बीच का अंतर क्या है कि जो इलेक्ट होकर आ गए हैं वो किसी पार्टी से आए होंगे। अगर वो पार्टी से आए हैं तो पार्टी का जो विप जारी किया जाता है, पार्टी जो कहेगी उनको वो मानना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर इंडिपेंडेंट कोई भी चॉइस से फैसला ले सकते हैं, वो पार्टी की विप पे नहीं जाएंगे, उनकी जो इच्छा होगी वो काम वो कर सकते हैं सर। तो अगर राज्यसभा के मेंबर एज अ चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे तो वो वहाँ पे अपना ओपिनियन दे पाएंगे और सही चॉइस ले पाएंगे। हालांकि नॉमिनेटेड मेंबर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जब तक ज्वाइन नहीं कर रहा तब तक वो किसी विप के अधीन नहीं है सर। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, इट विल ऐड वैल्यू टू द राज्यसभा। सर राज्यसभा में जुडिशरी अपना ओपिनियन देगी। अब एक इंटेलेक्चुअल आदमी आया है तो वो अपना इंटेलेक्ट से अच्छी अच्छी चीज़ें जुडिशरी में देगा। तो भैया हमारे जुडिशरी में अच्छे लोग हैं और वो अपना जब पॉइंट्स पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में रखेंगे तो नेशन बिल्डिंग के ऊपर काम तो ज़रूर होगा, इनका ये मानना है। अब जिन्होंने अगेंस्ट में कहा तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ द जजेस ये खराब हो जाएगी। कहने का मतलब कि हर जज यही सोचेगा कि मुझको कैसे राज्यसभा की सीट मिल जाए जब मैं रिटायर हो जाऊं, तो गवर्नमेंट उनको फेवर कर सकती है कि मैं आपको राज्यसभा की सीट दूंगा, आप मेरा ये काम करवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं जजेस के अंदर मन में ये बात आ जाएगी, तो उनकी इंटीग्रिटी पे लोग सवाल उठाने लगेंगे कि आपने फैसला ट्रांसपेरेंट वे में नहीं हुआ है। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। सर अगर जजेस को ही लोअर करने लगे, लालच देने लगे, तो सर जजेस के ऊपर ही ये इंस्टीट्यूशन है, फेथ पर ही इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता तो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये इनके जजेस रिवॉर्ड के लिए काम करने लगेंगे, रिवॉर्ड के तौर पर इनको राज्यसभा की सीट मिलेगी, तो उनको इस बात का डर है। तो जो अगेंस्ट में है वो ये रैशनल दे रहे हैं। थर्ड, ये कह रहे हैं कि वायलेट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, सर सबसे बड़ा लिटिगेंट अगर कोई जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में है तो वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर तो सारे फैसले उसके हक में चले जाएंगे, इसका मतलब तो सेपरेशन, इंडिपेंडेंस तो गई, सेपरेशन ऑफ पावर फंडामेंटल ही यही इसका है, सेपरेशन ऑफ पावर का, कि आप अपने अंदर काम करेंगे, हम अपनी बाउंड्री के अंदर रह के काम करेंगे और दोनों एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली हम टैकल करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर, जजेस की इंटीग्रिटी के ऊपर और सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सवाल उठने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात सर, ये पीपल के ट्रस्ट को इरोड कर देगा, क्योंकि सर जुडिशरी जैसा इंस्टीट्यूशन फेथ और लोगों के परसेप्शन पे ही टिका हुआ है। तो अगर जुडिशरी से लोगों का कॉन्फिडेंस और फेथ ही हट गया तो सर ये इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएगा। और इस इंस्टीट्यूशन पे बहुत कुछ लगाया हमने दांव पर, तो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे मेन स्तंभ ही जुडिशरी है। इसलिए वो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जुडिशरी के मेंबर्स का, यानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस का राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सर फेवर वाले भी कुछ बातें सही कर रहे हैं और अगेंस्ट वालों की बातों का भी रैशनल पॉइंट सही है। इसलिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो सर मेजर्स ये रख सकते हैं कि मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड रखें 6 साल का, यानी जब सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होगा उसके 6 साल बाद ही राज्यसभा के मेंबर के रूप में ज्वाइन कर सकता है। तो सर गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, 6 साल, समझ रहे हैं सर लॉजिक। तो गवर्नमेंट लेयर लालच नहीं दे पाएगी कि मैं आपको दूंगा, तो 6 साल बाद वो बन सकते हैं, पर गवर्नमेंट के लालच की वजह से नहीं, समझ रहे हैं सर। तो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड रखा जा सकता है, पहला प्रावधान, पहला सजेशन ये है। दूसरा सजेशन ये है कि ब्रिटेन का मॉडल फॉलो कर सकते हैं। सर ब्रिटेन के मॉडल में क्या है कि जो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वहाँ पे या जजेस होंगे, उनको डायरेक्ट राज्यसभा की सीट मिल जाती है अपने आप, जब तक वो मर ना जाए ठीक है। तो जब तक वो जिंदा हैं तब तक राज्यसभा में उनकी सीट बुक है। तो इंडिया में आप जब तक के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन 10 साल के लिए अगर सभी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को राज्यसभा में सीट मिल जाए तो सर लालच देने का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। जब सबको सीट मिल रही है तो ये पूरी तरह से काम कर सकेंगे और ये जुडिशरी की इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस सब बरकरार रखेंगे और राज्यसभा में जुडिशरी का ओपिनियन, नेशन बिल्डिंग का काम लेजिस्लेचर और जुडिशरी मिलकर कर सकेंगे। तो दोनों को साथ में बैलेंस लेके चल सकेंगे। तो ये सजेशन है, ये बुद्धा मार्ग है। तो ये मिडिल पाथ पर हम चल सकते हैं। तो मेजर्स क्या हुए, मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड एंड फॉलो द ब्रिटेन मॉडल। तो सर ये जुडिशरी के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव
कि राज्यसभा में जुडिशरी के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नॉमिनेट करना क्या सही है या गलत, आप फेवर और अगेंस्ट दोनों को देकर आप कंक्लूजन में अपने सजेशन या मेजर्स लिख सकते हैं कि 6 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए और या तो ब्रिटेन का मॉडल फॉलो कर लेना चाहिए हमें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। अगर मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए हों तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी इन्फेंट हूँ, अभी मैंने शुरुआत की है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जा रही है तो मुझे माफ़ भी कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ये यहाँ पर मैं इन PDF को अपलोड करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।